ये बात बाकी लोग आपको मतलब बताएंगे इसका। चलें, चलें जी, आज जो पढ़ा था उससे निकालें, निकाल के ये कौन है? अच्छा अच्छा, ये वो कंट्रीब्यूशन। मेरे पास ले आओ, मैं इधर से लगा लेता हूँ मोबाइल। जी जी, पेज नंबर 396। इस तरह हम तो तसल्ली से बैठ के याद करते थे, आधे घंटे में 2-3 सफ़े फारग हो जाते थे। आप लोगों के साथ नहीं होता? तसल्ली से फ्रेश माइंड के साथ नींद पूरी करके आराम से वो बोले, एनी पर्सन एग्रीड बाय ऑर्डर ऑफ, ये देखना, ये डायग्राम साथ खोल के रखनी होती है। एनी पर्सन एग्रीड बाय ऑर्डर ऑफ ऑफिसर, कमिश्नर, चीफ कमिश्नर, बोर्ड within 30 days will file an appeal to appellate tribunal। किसको अपील जमा करा दें? अगर लिमिट 20 मिलियन क्रॉस कर रही है, लेकिन स्टेट ओन्ड एंटिटी एटीआईआर के पास ना जाए, लेकिन अगर एडीआरसी स्टेट ओन्ड एंटिटी का फैसला ना सुनाए तो फिर वो एटीआईआर के पास चली जाए। एन अपील शैल बी इन द prescribed form, verified in the, sign होंगे, accompanied by a fees, shall be filed with the, appeal shall be filed with the appellate tribunal within 30 days of order, इनके ऑर्डर के 30 days के अंदर जिस दिन ये सर्व होगा। फीस फॉर कंपनीज 20,000 एंड फॉर अदर्स इज 5,000। अच्छा, इधर फीस जो है ना थोड़ी सी डिफरेंट थी असल में। जो केसेस असेसमेंट ऑर्डर के थे उनकी फीस कुछ और थी, और जो नॉन रेजिडेंट का रिप्रेजेंटेटिव था उसमें फीस और थी, लेकिन इधर ऐसी कोई कैटेगराइजेशन नहीं है। एपलेट ट्रिब्यूनल में एडमिट अपील आफ्टर 30 डेज, ये तो कल वाली बात है, इसमें मसला नहीं। अच्छा, 4 बातें शायद आप लोगों ने याद की थी। अगर आप अपील कर भी दें तो टैक्स एज पर असेसमेंट ऑर्डर इज पेएबल। दूसरी बात, अगर आप अपील कर भी दें तो जो इन्होंने ऑर्डर पास किया है असेसमेंट ऑर्डर, उसके खिलाफ आपने टैक्स जमा कराना ही कराना है। दूसरी बात ये थी, अगर आप एप्लीकेशन दे दें एपलेट ट्रिब्यूनल को तो वो आपको स्टे ऑफ रिकवरी दे देगा। और तीसरी बात ये थी कि अगर आप इसका बनाया हुआ हियरिंग शेड्यूल फॉलो नहीं करेंगे तो फिर 90 दिन की जो छूट मिली है वो खत्म हो जाएगी, आपको फौरन टैक्स जमा कराना पड़ेगा। और चौथी बात ये थी कि अगर ये 90 दिन में फैसला ही ना सुनाए तो नहीं, वो एक्सक्लूड होंगे, इस तरह की बात कोई नहीं थी। अगर ये 90 दिन में फैसला ही ना सुनाए तो जब तक ये फैसला ना सुनाए तब तक आप टैक्स भी जमा ना कराएं। चलें कोशिश करें इंग्लिश में पढ़ने की। इवन इफ अपील इज मेड टू एपलेट ट्रिब्यूनल, द टैक्स शैल स्टिल बी पेएबल in accordance with the assessment order issued by commissioner. However, on filing of application, appellate tribunal may stay the recovery for 90 days. The stay order shall cease अगर आप, और कमिश्नर टैक्स रिकवर करेगा अगर आप हियरिंग शेड्यूल को फॉलो नहीं करेंगे। और अगर एपलेट ट्रिब्यूनल ही फैसला ना सुनाए 90 दिन में तो जब तक वो फैसला ना सुनाए तब तक पैसे जमा ना करें। एपलेट ट्रिब्यूनल में से कितने दिनों में फैसला सुनाया करेगा? 90 दिनों में, पुराने केसेस के 180 में, और नए केसेस का अगर 90 दिन में फैसला ना आए तो मिनिस्टर से इजाजत ले लेगा और कॉन्डोनेशन छूट ले लेगा कितने दिनों की? 90 दिनों की। ये 2 और 3 में बिल्कुल नई बात थी।
एट द टाइम ऑफ फर्स्ट हियरिंग, बोले एट द टाइम ऑफ फर्स्ट, द ATIR will bring to the knowledge of taxpayer, will bring to the knowledge of taxpayer the provisions of ADRC. वो किसकी प्रोविजन सामने लाएगा? आपके ADRC के। ATIR कहेगा छोड़ो यार, मेरे पास आयो, ADRC के पास जाओ, किसी काम के बंदे के पास जाओ। And if taxpayer declines this option, याद करें ना, and if taxpayer and wishes to continue with the appeal, and wishes to continue with the appeal, अपील किसके साथ कंटिन्यू करना चाह रहे हैं? विद ATIR के। तो फिर वो डेट फिक्स कर देगा हियरिंग की, और फिर स्ट्रिक्ट एडहेरेंस होगी, फिर ये डेट्स के ऊपर ही डिसीजन होंगे। लेकिन केस को रोका भी जा सकता है थोड़े दिनों के लिए, अगर टैक्स पेयर को कोई मजबूरी पड़ गई है, और फीस कितनी जमा करा दे वो? 50,000। बाकी सारा कॉपी पेस्ट है, 4, 5, 6, 7, 8, 9 वही है जो कल आपने याद किया हुआ है। 4 में ये था कि कंफर्म, मॉडिफाई और कैंसिल, दो बातें और थी इसमें, लेकिन ये असेसमेंट ऑर्डर वाला केस हो, दो बातें और थी, वो थी रिमांड द केस बैक टू कमिश्नर, मेक सच ऑर्डर एज ही थिंक फिट, और एपलेट ट्रिब्यूनल 32 को 34 नहीं कर सकता, लेकिन टैक्स पेयर को बता के कर सकता है। अगर AOP की असेसमेंट बदलेगी तो एपलेट ट्रिब्यूनल कमिश्नर को इजाजत देगा। फर्ज करें ये एक बंदा नहीं है, ये AOP है, अगर AOP की असेसमेंट बदलेगी तो एपलेट ट्रिब्यूनल कमिश्नर को इजाजत देगा क्या? कि उसके पार्टनर्स की असेसमेंट भी बदल दो। ये वो है जो कल आप लोगों ने याद करना था। अब मैं सच सच बोलूंगा। एंड वेयर द अपील रिलेट्स टू डिसीजन अदर देन असेसमेंट, तो मेक, अफर्म, वेरी और कैंसिल। एपलेट ट्रिब्यूनल का फैसला कम्युनिकेट भी किया जाएगा, मेक करना काफी नहीं है, मेक करके कम्युनी, और द डिसीजन ऑफ एपलेट ट्रिब्यूनल शैल बी फाइनल। ठीक है, ये आपने करवा तो दिया हमें 10 मिनट में याद, लेकिन मौसला है कि इंग्लिश में याद करना है, ये तो हमें उर्दू में करवा। अच्छा जी, आगे चले मडिया। रिटर्न जमा कराने की तारीखें रिवाइज करें। अच्छा भाई, किसी बंदे का स्पेशल ईयर एंड है और 31 दिसंबर को एंड हो रहा है, किसी इंडिविजुअल का स्पेशल ईयर एंड 31 दिसंबर को एंड हो रहा है, तो ये रिटर्न कब जमा करवाएगा? 30 जून के बाद जो भी, ये ना देखा करें, ये आप बड़े हो गए हैं। किसी बंदे का ईयर एंड दिसंबर में हो रहा है तो क्या करें? 30 जून के बाद रिटर्न कब जमा करवा दे? 30 सितंबर को। ठीक है, तो इंडिविजुअल के लिए ये रूल है कि चाहे आपका नॉर्मल टैक्स ईयर है, चाहे आपका स्पेशल टैक्स ईयर है, आपने रिटर्न जमा करानी है 30 जून के बाद वाला 30 सितंबर। कंपनीज के लिए यह है कि अगर आपका साल जनवरी से जून में एंड हो रहा है तो दिसंबर में आए, और अगर आपका साल जुलाई से दिसंबर में एंड हो रहा है तो सितंबर में आए। अब एक बंदा कहता है कि मैं इंडिविजुअल हूं, और कोई एक कहता है कि मैं कंपनी हूं। 31 मार्च 14, 30 अक्टूबर 18, 31 मार्च 19 और 31 जुलाई 24, ये इनके ईयर एंड है। तो रिटर्न की डेट जरा मुझे बना दें। इन्होंने रिटर्न कब जमा करवानी है? क्योंकि भाई रिटर्न एज्यूम्ड असेसमेंट ऑर्डर बनेगा, फिर आगे अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट वाला है, वो जो टेस्ट वाला सवाल आया उसकी मैं बेस बना रहा हूं। तो पहले जरा रिटर्न की डेट्स को रिवाइज करा दें। अच्छा, इंडिविजुअल्स के लिए तो आसान है, इन्होंने कब आना होता है? सितंबर में।
हाँ जी, ये कर लिया इंडिविजुअल वाला। अच्छा, मार्च के बाद कौन सा जून आ रहा है? 30 जून 14, तो उसके बस 3 महीने में आप आ जाए। कब रिटर्न जमा करवाएंगे? क्योंकि इन्होंने ना जो जून आ रहा होता है उसके बाद सितंबर में आना है। 30 अक्टूबर के बाद कौन सा 30 जून आ रहा है? 30 जून 19, तो 30 जून 19 के बाद जो सितंबर आ रहा है, अच्छा ये अब थोड़ा सा मजे का है, मार्च वालों ने दिसंबर में आना है और जुलाई से दिसंबर वालों ने सितंबर में आना है। ये जरा ध्यान रखिएगा, इन्होंने दिसंबर में आना है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून वालों ने दिसंबर में आना है, और जुलाई से दिसंबर वालों ने इन्होंने लेट आना है क्योंकि साल लेट खत्म हो रहा है। जुलाई से दिसंबर साल जल्दी खत्म हो रहा है, इन्होंने जल्दी आना है। मार्च वालों ने दिसंबर में आना है, इसको छोड़ें। मुझे बताएं इसके बाद 30 जून कौन सा है? 30 जून 20, माशाल्लाह इतनी लंबी छलांग आप लोग मारते हैं, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। अब बाकी लोग बताएं 31 मार्च के बाद कौन सा 30 जून आ रहा है? 30 जून 19। 30 जून 19 के बाद दिसंबर बता दें। 31/12, ये लास्ट डेट है जब कंपनी ने, ये मुझे स्पेशल ईयर लग रहा है कंपनी का, ये मुझे सबका ही स्पेशल ईयर लग रहा है, किसी का नॉर्मल नहीं है। देख लें सबका स्पेशल टैक्स ईयर है, ये ईयर एंड की डेट है ना, तो ये स्पेशल टैक्स ईयर है। डन, ये देख लें किसी को अगर कंफ्यूजन है। मार्च वालों ने कब आना है? मार्च वालों ने जो जून आ रहा है उसके बाद दिसंबर। अच्छा, जुलाई वालों ने कब आना है? जो जून आ रहा है उसके बाद सितंबर। इसके बाद जून कौन सा आ रहा है? बाद पहले नहीं, पहले तो 30 जून 24 गुजरा है ना, इसके बाद कौन सा 30 जून आ रहा है? 30 जून 25, उसके बाद 3 महीने गिन लें। सितंबर, चारों कितने लोगों के सही थे? चलें ठीक है, मेरे भी सही थे। अच्छा, वेरी एक्सेलेंट। जी जी, क्या मोहतरम? हाँ बहुत लेट आ रहे हैं, हाँ कहा है उनको, लेकिन अब वो लॉ नहीं बदल रहे। काफी टाइम मिल गया माशाल्लाह इनको। टैक्स की क्लास? हाँ जी टैक्स की क्लास। नहीं ये 40 पे भी नहीं आए। डन हो गया जी। तो वो जो भाई आखिर में बैठे हैं उनके सवाल का जवाब, अगर किसी का ये जुलाई ईयर एंड है तो जो जून आ रहा है उसके बाद सितंबर में आ जाए। डन जी, चलिए। CMA कीमा, क्वेश्चन नंबर 33, पेज नंबर 411, 420 - 9। रियासत लिमिटेड बन गया। लिमिटेड, लिमिटेड कौन होती है? लिमिटेड ये बाजी होती है, बाजा होता है? कंपनी नहीं, रियासत है, रियासत से शायद पता नहीं। रियासत, रियासत लिमिटेड इज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 22। रियासत अपना साल बदल रहा है फ्रॉम नॉर्मल टू स्पेशल, और अब इसका ईयर एंड होगा 31 दिसंबर। अब इसका ईयर एंड होगा 31 दिसंबर। आइडेंटिफाई द लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। तो ये तो आपसे उसने पूछ लिया सेक्शन 118 जो भी हम देख के आए। इन केस ऑफ फॉलोइंग सिनेरियोस, असल में ना 30 जून 22 इसका वो साल है जो जब इसने मशवरा बदला है उससे पहले वाला, यानी 30 जून 22 इसका साल है नॉर्मल।
क्योंकि यकम जुलाई को उसने सोचा ना अपना ईयर चेंज करें, तो उससे पहले तो इसका कौन सा ईयर चल रहा था? नॉर्मल। अब आप मुझे ये बताएं कि ये अरसा कितना बनता है? वैसे ही आपको तंग करने के लिए पूछ रहा हूं, घर वाले भी तंग करते हैं, इधर भी तंग करते हैं। ये अरसा कितना बन रहा है? 30 जून 20 वाला, यकम जुलाई 21 से 30 जून, और ये मेरा कौन सा ईयर है? नॉर्मल। ये तो वैसे ही अरसा लिख लिया मैंने समझने के लिए। ट्रांजिशनल पीरियड इसका बनेगा कौन सा? पहले तो ये डिसाइड करें ट्रांजिशनल बनेगा कौन सा। कब से सोच रहे बदलने का? यकम जुलाई 22 से। तो यकम जुलाई 22 के बाद फिर कौन सा 31 दिसंबर आएगा? अभी ये नहीं मैं पूछ रहा इसकी रिटर्न कब जमा करानी है, अभी तो मैं आपसे ईयर एंड पूछ रहा हूं। पिछले सवाल में मैंने आपको ईयर एंड दे के रिटर्न की डेट मांगी थी, इस सवाल में ईयर एंड भी बनाने पड़ेंगे। और ये लेक्चर नंबर 1 और 2 की रिवीजन है, लेक्चर 1 और 2 की रिवीजन है। 30 जून 22 वाला कौन सा साल बनेगा? नॉर्मल, क्योंकि कब एंड हो रहा है? 30 जून 22 को, एक साल। यकम जुलाई से मेरा मशवरा बदल गया कि अब मैं दिसंबर किया करूंगा। तो मुझे बताएं यकम जुलाई से अगर मैं दिसंबर पे जाऊंगा तो ट्रांजिशनल क्या बनेगा? 31 दिसंबर 22। ये मेरा कौन सा बनेगा? ट्रांजिशनल। और अब मुझे बता दें फर्स्ट स्पेशल मेरा कौन सा बनेगा? फर्स्ट स्पेशल। अगले भी स्पेशल हैं सारे, फर्स्ट स्पेशल कब बनेगा जरा यहीं से देख के बताएं। यकम जनवरी, ये मेरा क्या बन गया? स्पेशल। चले जी वर्किंग कर लें सवाल के लिए। एक ही में कर दें। अब इसकी रिटर्न की डेट्स लिख दें तीनों के आगे। अच्छा जी मेरे भाई, अब जब आपने देखना है ना रिटर्न कब जमा करानी है, तो ये देख लेना है कंपनी का केस है या इंडिविजुअल का है। तो ये बता दें किसका है। अच्छा, अब ये नहीं देखना कि साल कब शुरू हो रहा है। अब मेरा जो रिटर्न फाइलिंग डेट है, रिटर्न फाइलिंग डेट कब तक? कंपनी के केस में जनवरी से जून वालों ने दिसंबर में आना है, और कंपनी के केस में जुलाई से दिसंबर वालों ने सितंबर, इसके बाद कौन सा 30 जून आ रहे हैं?
इसके बाद कौन सा 30 जून आ रहा है? 23। 23 के बाद बताएं 30/9/23, यानी 30 जून 23 आ रहा है ना, उसके बाद 30/9। अच्छा, इसके बाद कौन सा 30 जून आ रहा है जरा बताएं? 30 जून 24, तो उसके 3 महीने डाल दें जी। ये कितने लोगों का सही था? तो कंपनी के केस में जून वालों ने कब आने? दिसंबर में। और कंपनी के केस में जुलाई से दिसंबर वालों ने कब आने? लेकिन पहले 30 जून पे जम मारिएगा ना, लेकिन 30 जून पे खड़े होकर आगे जम नहीं मारनी, 30 जून से डायरेक्ट आ जाना है। लेकिन अगर कोई ऐसा साल आ जाए जिसमें 30 जून बीच में आने, तो फिर 30 जून पे जम मारिएगा, फिर सोचिएगा। अच्छा, assume that RL has changed its tax year from normal to, assume कर लो कर लिया उसने चेंज, ठीक है जी। and filed its return for the relevant years, और अपनी रिटर्न जमा भी करवा दी है बी के 1 में। डिस्कस्ड इन बी का 1, ये बी असल में शायद इसलिए होगा कि ये क्वेश्चन 4 का बी है। भाई ये खत्म कर दो इधर से, तस्वीर खींचना, ये बी का तो कोई तुक नहीं है ना इधर। एज डिस्कस्ड इन 1 above, identify the last date of amendment of assessment, first amendment या second? first, last date of amendment of assessment section 122 का 2 पूछ रहा है, related to normal year ये वाला, and related to special, transitional का नहीं पूछा। तो इसकी amendment of assessment कब तक हो सकती है? तो इसके लिए ऐसा करते हैं ना, रिटर्न के ऊपर लिख लेते हैं ये क्या बन गई? एज्यूम, फिर जरा करना आसान हो जाएगा। एज्यूम्ड असेसमेंट। अब हमने डेट बतानी है अमेंडमेंट की। एन असेसमेंट ऑर्डर कैन बी अमेंडेड विद इन 5 years फ्रॉम द एंड ऑफ दैट फाइनेंशियल ईयर। भाई पहले मेरी बात सुनो ना, बाद में नोट कर लेना। एन असेसमेंट ऑर्डर कैन बी अमेंडेड विद इन 5 years फ्रॉम द एंड ऑफ दैट फाइनेंशियल ईयर। अब फाइनेंशियल ईयर देखने हैं, हुकूमत का साल, वो 30 जून एंड होता है। फ्रॉम द एंड ऑफ दैट फाइनेंशियल ईयर इन विच द assumed order is, what is the financial year in which 30 जून 23, 30 जून 23 is the financial year in which assumed order is issued। 30 जून 23 से आगे गिने ना, फौरन बता दें 30 जून 28 is the last date of amendment, पहली अमेंडमेंट यहां तक हो सकती है। नेक्स्ट, तसल्ली से जरा पहले, एन असेसमेंट ऑर्डर कैन बी अमेंडेड विद इन 5 years फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। ये फाइनेंशियल ईयर नहीं है, फाइनेंशियल ईयर जून में एंड होता है। फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द assumed order is issued। व्हाट इज द फाइनेंशियल ईयर इन विच दिस इज इशूड? इसके बाद वाला 30 जून कौन सा है? 25, वहां से गिनना शुरू करना है। 30 जून 25 से आगे गिने 5 साल, 30 जून 30, इसका नॉट रिक्वायर्ड। गिन तो इसका भी सकते हैं, जारी बात है, सवाल में मांगा नहीं है। कोई हाथ खड़ा कर दे, ये सारा सही था उसका, 1 2 3 लोगों का सही था। कितने लोगों की थोड़ी बहुत गलती हुई थी जरा टेस्ट में? इसकी रीजन ये थी कि शायद रिटर्न फाइलिंग डेट एक दफा रिवाइज नहीं हुई थी, और बाकी फिर और भी कोई वजह है, वो मैं आपको नहीं बताना चाहता। अच्छा, इसने बात ही गलत समझी है, वो 40 वालों को था। ठीक है जी, बोलेंगे एन असेसमेंट ऑर्डर कैन बी अमेंडेड विद इन 5 years फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। कब एंड होगा? 30 जून 23। असल में एज्यूम्ड असेसमेंट ऑर्डर्स के ऊपर लिखना जरूरी था, फिर सारा समझ आ जाना था।
रुबीना, जुबैदा, सब फारग? अच्छा, मारूफ को भी ऑलमोस्ट फारिग कर दिया था, जरा आए। मारूफ फाइल्ड हिज रिटर्न ऑन 30 सितंबर 15, सही है ना? मारूफ ने तो सही तारीख को फाइल कर दिया। कुछ साल बाद तकरीबन उसको एक शो कॉज नोटिस आया है फॉर अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट विच वाज इशूड ऑन सेल्फ एज्यूम बेसिस। सेल्फ एज्यूम मींस एज्यूम्ड असेसमेंट सेक्शन 120 वाला, उसको अमेंड करना चाह रहा है। शो कॉज नोटिस आया है, शो कॉज नोटिस, बार्किंग इज फॉर बाइटिंग, वी वांट टू अमेंड योर असेसमेंट ऑर्डर। सर्कमस्टांसेस बताएं under which an assessment order assumed as issued on self may be amended। वो तो वही जो मशहूर जमाना 122 का 5 और 5A। 5A था कि कोई इनकम मिसक्लासिफाई हो गई है, अंडर असेस हो गई है, गलत रिलीफ मिल गया। 5A ये था प्रेजुडिशियल टू इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू, हुकूमत के रेवेन्यू को नुकसान पहुंचाया। अब ये तो बड़ा अजीब सा सवाल था, इसमें मैंने कहा था सेक्शन 122 का 2 लिखाइएगा, कमिश्नर रुक जाएगा अमेंडमेंट करने से अगर 5 साल गुजर गए हैं। जरा सोच के बताएं कमिश्नर कितने अरसे के अंदर अमेंडमेंट कर सकता है? फाइनेंशियल ईयर के एंड के 5 साल, तो 5 साल बाद नहीं कर सकता, बार का ये मतलब है रुक जाएगा। और एक और भी बताया था 122 का 9 कि शो कॉज नोटिस अगर इश्यू नहीं करेगा तो भी अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट नहीं कर सकता। बनाओ। अच्छा जी, जिया को फर्क करें हम। जिया हैज डिस्कवर्ड एन एरर, ठीक है, वो तो हमारे पेपर में भी बहुत होंगी। आगे, इन हिज रिटर्न and intends to file a revised return voluntarily under the provisions of Khalaji ka ordinance, sorry pending करने लगा थी यार, under the provisions of Khalaji ka ordinance narrate the conditions which Zia has to comply with in order to file a revised return। बहुत कम नंबर इसने दिए हैं, इतने नंबरों को तो हम पेपर में लिफ्ट नहीं कराते तो ये कंडीशंस फुलफिल करनी है पेज 372 वाली, पेज 373 वाली, रिवाइज रिटर्न जमा करवाने के लिए ABBAC। लेकिन इसमें C पॉइंट तो इंशाल्लाह कल हम पढ़ेंगे कि बेस्ट जजमेंट, अमेंडेड असेसमेंट, रिवीजन बाय कमिश्नर, कमिश्नर अपील, एपलेट ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट, इन बातों का क्या मतलब है, ये तो इंशाल्लाह कल हम इसको पढ़ेंगे ना, जो पेंडिंग हमारा रह गया हुआ है। अच्छा, तो ये तो हो गया रिवाइज रिटर्न। वैसे आप एक सफ़ा आपको वैसे दे दिया था होमवर्क में, वो अगर आप लोगों ने कर लिया हुआ तो डेट इज़ वेरी फ्रूटफुल, कि जिस तरतीब से चैप्टर चला है उस तरतीब से सवाल दिए हुए इस सफ़े पे। देखें पेज 427 आपको एक दिन होमवर्क में दिया था कि किन लोगों ने रिटर्न जमा करानी है, रिटर्न में क्या कमी होगी, रिटर्न इलेक्ट्रॉनिकली फाइल कर सकते हैं या नहीं, और आगे इनके जवाब भी दिए हुए हैं। यानी पूरे चैप्टर में से जो मोटे मोटे मेजर सवाल बन सकते हैं वो सारे जो है वो इधर दिए हुए हैं। अगर आप लोगों ने कोई नज़र मारी हो, सैटरडे संडे को आपको ये होमवर्क दिया था, एग्री कर रहे हैं कि दिया था? यही कहाँ तक पढ़ा था? 33 क्वेश्चन तक पढ़ लिया था पूरा, पक्की बात? ठीक है, 31 कौन सा? अच्छा, नहीं नहीं, आप याद तो नहीं करने थे ना जी, वेल डन, वेल डन, रियल, आई रियली अप्रिशिएट। आगे चलें, narrate the conditions under which Zia has to comply with for filing। ऐसा कितने लोगों ने खोल के देख लिया था कि कुछ है? ठीक है, ये भी बड़ा होता है। State the benefits which Zia could derive by filing a revised return voluntarily। रिवाइज रिटर्न अगर वॉलेंटरीली जमा करवा दें तो क्या बेनिफिट है? ये आपको बात भूली होगी क्योंकि काफी पुरानी पड़ी हुई है, रिवाइज और पड़ी हुई है, काफी पुरानी तो नहीं, चंद दिन पहले मैंने पढ़ाई थी। अगर ये रिवाइज रिटर्न वॉलेंटरीली जमा करवाए तो इसको क्या फायदा होगा? भाई पेज नंबर आप लोग 375 के टॉप पे आ जाएं,
फॉलोइंग अमाउंट्स विल बी पेड एट द टाइम ऑफ फाइलिंग अ रिवाइज रिटर्न जमा करवाते हुए ये पैसे आपने देने हैं। अगर नोटिस ऑफ ऑडिट से पहले आप रिटर्न रिवाइज करने आ जाएं, भाई ये तो कोई बहुत ही नेक इंसान है, यानी इसको किसी ने घूरा भी नहीं और ये डॉगी के लिए दूध लेके आ गया है, यानी नोटिस ऑफ ऑडिट से भी पहले आ गया। अगर आप ड्यूरिंग ऑडिट एंड बिफोर रिसीट ऑफ शो कॉज नोटिस आए, यानी इधर आए ड्यूरिंग ऑडिट एंड बिफोर शो कॉज नोटिस, या आप आफ्टर शो कॉज नोटिस आए, आफ्टर, तो तीन ऑप्शंस हैं, या आप इधर आ जाएं तो नो पेनल्टी, ड्यूरिंग ऑडिट एंड बिफोर शो कॉज नोटिस, और अगर शो कॉज नोटिस के बाद अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर से पहले आ जाए। असल में आप चाह ये रहे हैं कि आपकी अमेंडमेंट ना हो। अमेंडमेंट को अवॉइड करने के लिए आपके पास तीन ऑप्शंस हैं, या इधर रिटर्न रिवाइज कर दें, फिर तो ऑडिट भी नहीं शायद आपका हो, अगर ऑडिट शुरू हो गया तो इधर भी रिटर्न रिवाइज कर सकते हैं, और अगर ऑडिट शुरू होने के बाद शो कॉज नोटिस भी आ गया है तो इधर भी रिटर्न रिवाइज कर सकते हैं। इसमें से वॉलंटरीली कौन सी होगी? ये वाली वॉलंटरीली होगी ना, खुशी से, आपको तो कुछ पता भी नहीं चला अभी, तो अभी ऑडिट भी नहीं शुरू हुआ, अभी घूरा भी नहीं, तो आप अभी घूरा भी नहीं, अभी तो चल रहा था सड़क पे वो, तो आपको ख्याल है चलो यार दूध दे दें, बाहर निकलेंगे जो घूरेगा, जोर पड़ने जा रहे हैं, सूट भी एक ही है, होना हो। अच्छा, तो इसको क्या कहते हैं? वॉलेंट्री, पेज 375। अच्छा जी, क्या बेनिफिट मिलेगा? पेनल्टी बच जाएगी सारी। सवाल क्या था पता नहीं, सवाल ही हमारा गुम हो गया। सवाल क्या था? बेनिफिट, क्या बेनिफिट मिलेगा माय डियर? वो टैक्स पे कर दे, डिफॉल्ट सरचार्ज पे कर दे और पेनल्टी पे ना करे। डन, ये इसको बेनिफिट मिलेगा। अच्छा जी, ये जरा कल की क्लास में याद कराइएगा, इसको एक बार रिवाइज भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 करें और जाएं। कंपनी का 30 सितंबर ईयर एंड है, कब रिटर्न जमा करवाए? ईयर एंड है 30 सितंबर, कब रिटर्न जमा करवाए? जुलाई से दिसंबर वालों ने कब आना होता है? सितंबर। तो बोलें इसके बाद कौन सा 30 जून आ रहा है? 12, तो उसके बाद 3 महीने डाल लें, 30, 9, 12। अच्छा, अगर कंपनी का ईयर एंड दिसंबर है तो जुलाई से दिसंबर वाले कब आए? जुलाई से दिसंबर वाले जो 30 जून आ रहे हैं उसके बाद 3 महीने डाल दें, 30 सितंबर। कंपनी का ईयर एंड 31 मार्च है, कब आए? जनवरी से जून वाले कब आए? दिसंबर में, 31 दिसंबर 12, मुझे ले जाइएगा। अच्छा, पॉइंट 4, एक पार्टनर है एओपी का, इफ द इनकम ईयर ऑफ एओपी वुड एंड ऑन 30 जून, तो पार्टनर का भी 30 जून ही हो रहा होगा ना, और क्या करें? तो पार्टनर ऑफ एन एओपी, इंडिविजुअल एओपी के लिए तो वैसे भी एक ही रूल है, तो ईयर एंड 30 जून को हो रहा है, तो कंपनी वालों ने कब आना होता है? अच्छा, 30 जून पे कभी ना सोचिएगा तेरे बाद कौन सा 30 जून आ रहा है, तो वो कहेगा मैं क्या हूं फिर। मतलब मैं हमेशा बोलता हूं कि इसके बाद कौन सा 30 जून आ रहा है, लेकिन 30 जून से ना पूछ लीजिएगा तेरे बाद कौन सा 30 जून आ रहा है, वो कहेगा पागल ही होए, मैं क्या हूं। अब 30 जून है, जून वालों ने कब आना है? भाई इंडिविजुअल के केस में तो जून वालों ने कब आना है? सितंबर, तो 30 सितंबर 12। लिस्ट डाउन द सर्कमस्टांसेस अंडर विच ओरिजिनल असेसमेंट कैन बी अमेंडेड और अमेंडेड कैन बी फर्दर अमेंडेड। एक ही बात है, एक ही बात, उसमें कोई नहीं। 100 नहीं 5 ईयर, चपेड़े मारो इसको, 5 ईयर टाइम लिमिट पूछ रहे, सर्कमस्टांसेस पूछ रहे। सर्कमस्टांसेस बाहर ले आओ इसको जनरेटर के पास, इसको आज हम जनरेटर दिखाएंगे। सरकम
सर्कमस्टांसेस पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? सर्कमस्टांसेस. In certain circumstances, the income tax ordinance empowers the commissioner to make a assessment based on available information and exercising best judgment. List down the conditions जब best judgment की जा सके. Also state the time limit जिसमें best judgment की जा सके. Conditions बताएं best judgment की और time limit बताएं best judgment की. Conditions बताएं best judgment की. वो जो 4 मुजरिम पकड़ के डाले थे अभी तक निकाले ही नहीं आज तक हमने, ये जो डाले हुए हैं अभी तक इधर ही है. 121 का 1 और टाइम लिमिट 121 का 3. जाएं. जाएं और जाएं.